जो बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है, प्रेजेंस ऑफ आइन अफोर्ड्स सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेविएशन इन। देखो होता क्या है कि आइंस अगर मौजूद हो तो डेविएशन किस में आ जाता है, क्या फ्रीजिंग पॉइंट में, क्या बॉइलिंग पॉइंट में, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर में, तो सब में आता है, ऑल ऑफ द अबव। एलिवेशन होता है, कहीं डिप्रेशन होता है, पर होता ज़रूर है। फिर बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड। यानी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ कंपाउंड पे नहीं करती, उन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो जैसे कि न्यूमेरिकल आया था, OH नेगेटिव दिया था 10⁻², हमने PH2 निकाला, PH12 निकाला, फिर H पॉजिटिव निकाला 10⁻12। इसको हम एक स्टेप में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जिस तरह pH प्लस POH 14 होता है, याद रखो H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव हमेशा बराबर होता है 10⁻14, 10⁻14 के। सो ऑफ कोर्स अगर ये 10⁻2 है तो अंडरस्टूड है ये 10⁻12 होगा। जैसे कि देखो OH नेगेटिव दे देते हैं 10⁻5, तो H पॉजिटिव हो जाएगा 10⁻9, फ़ौरन के फ़ौरन सम 14 होगा। या ये दिया हो H पॉजिटिव 10⁻13, तो OH नेगेटिव हो जाएगा 10⁻1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब बच्चों दो बड़े अहम कॉन्सेप्ट कि एक तो PH प्लस POH 14 के बराबर होता है, दूसरी बात POH बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। जैसा कि देखो अगर PH की वैल्यू 4 दी हुई है और आपको बोलें कि भाई PH 4 है तो बताओ POH कितना होगा, तो सीधी सादी बात है 4 में यहाँ पुट कर दूँगा, 4 प्लस POH इक्वल टू 14। सो 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, POH मेरा 10 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ कुछ बातें बड़ी हैं मैं, जैसा कि एक बार OH नेगेटिव दे दी थी इन्होंने 10⁻2 और POH पूछा था, तो वही सेम ट्रिक लगाएंगे, POH हो जाएगा 2 और PH अगर चाहिए तो 14 में से 2 माइनस कर दो, 12 हो जाएगा। और अगर H पॉजिटिव पूछा है तो भाई इसका मतलब है H पॉजिटिव हो जाएगा 10⁻12। नोट करो, बहुत अच्छी तरह समझाता है इस कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट। या आखिर PH होता है तो PH बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सबसे पहले काम किसने किया था? स्ट्रॉन्सन ने डिस्कवर किया था PH। अब एग्ज़ाम में इस पर न्यूमेरिकल बहुत आता है और कुछ बेसिक बातें। PH की वैल्यू 0 से 14 तक होती है। अगर PH की वैल्यू 0, 1 या 2 हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। 3, 4, 5, 6 है तो वीक एसिड है, 7 है तो न्यूट्रल है, 8, 9, 10, 11 है तो वीक बेस है, 12, 13, 14 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएंगे तो पहले हम अपनी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, जैसे कि H पॉजिटिव 10⁻³ दिया है तो PH हमारा क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। H पॉजिटिव 0.01 का मतलब देखो, अब एक बात ध्यान में रखो, बायो वाले ख़ास तौर पे डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं और 1 है, तो इसका मतलब होगा 10⁻2 और इसकी PH कितनी हो जाएगी भाई? 2 ही हो जाएगी। ठीक है, 2 ही हो जाएगी। अब क्या PH देके H पॉजिटिव भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जैसे कि PH कितना दिया इन्होंने? 4 और H पॉजिटिव पूछ रहे हैं तो हो जाएगा 10⁻4। अब ये भी तो हो सकता है गलत गलत ऑप्शन ए ये हो और ऑप्शन बी ये हो, बात एक ही है। डेसिमल के बाद 4 नंबर हैं टोटल। 10⁻4 का मतलब हरगिज़ 4 0 नहीं होता, बल्कि डेसिमल के बाद 4 नंबर होते हैं जिनके आखिर में 1 होता है। ये छोटी सी बातें भी ध्यान में, जो बड़ी हैं मैम से क्यों, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl नेगेटिव पूछ रहे हैं क्या बनेगा? आयनाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कौन सा प्रोसेस है? तो ऑफ कोर्स रिडक्शन। देखो रिडक्शन में क्या होता है, Cl का चार्ज 0 से -1 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। एक और डेफिनेशन होती है रिडक्शन की, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। एक और डेफिनेशन होती है रिडक्शन की, इंक्रीज़ इन नेगेटिविटी, बिल्कुल जी 0 से माइनस हुआ,
इलेक्ट्रॉन एडअप हो रहे हैं तो ऑफकोर्स इंक्रीज़ हो रही है नेगेटिविटी। तो आंसर हो देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज़ पेपर में आई हुई है। Fe0 से Fe+2 बन रहा है +2 इलेक्ट्रॉन, तो रिएक्शन क्या, आयनाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और से देखो 0 है, 0 से क्या हो गया +2, यानी कि एक तरह से आप कह लो कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरी बात देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, बिल्कुल हो रही है जी 0 से +2, तो ये भी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है। तो सारी डेफिनेशन किसकी पूरी हो रही है, ऑक्सीडेशन की। ये क्या है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर HCl के केस में तो -1 होता है, लेकिन अगर हम हाइपोक्लोरस एसिड, या हाइपोक्लोरस एसिड है इसमें बात करें तो H+1 O-2, और बैलेंस करने के लिए Cl+1। और अगर हम क्लोरस एसिड की बात करें तो H का बदस्तूर +1, O का एक का -2 है तो 2 है तो ये हो जाएगा -4। तो यहाँ क्लोरीन का बैलेंस करने के लिए होगा +3। और अगर हम क्लोरिक एसिड की बात करें H+1 O-2 है 3 ले लें तो -6, और Cl का ऑफ कोर्स +1। और अगर HClO4 की बात करें तो H+1 एक O-2 है 4 है तो -8, तो पर क्लोरिक एसिड में हो गया +7। अब देखो एक बात सुनो, अगर यहाँ पर दो बातें समझा रहा हूँ। एक तो ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है, क्लोरीन की -1 भी होती है, +1 भी होती है, +3 +5 +7, सारे ऑड नंबर में होती है क्लोरीन। अच्छा जी, पहली बात। दूसरी बात कि सवाल ऐसे आएगा कि आपको ये दिया हुआ होगा कंपाउंड, और कहा ऐसा आएगा कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो देखो हाइड्रोजन की भी हमेशा फिक्स नहीं होती, +1 के साथ साथ कभी -1 भी होती है जी, हाँ, अगर मेटल हाइड्राइड बन रहा है। लेकिन चूँकि यहाँ क्लोरीन की निकालने को कह रहे हैं, तो जब क्लोरीन के निकालने को कह रहे हैं तो हाइड्रोजन की हम +1 ही लेंगे जो इसकी फेमस है, और ऑक्सीजन की -2 लेंगे। ये बात ध्यान में रखो कि जब किसी दूसरे कंपाउंड की निकालनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमेशा हम फिर कौन सी वाली लेते हैं, इनकी जो मोस्ट कॉमन है। ऑक्सीजन की सबसे मोस्ट कॉमन -2 है, और हाइड्रोजन की मोस्ट कॉमन +1 है, और क्लोरीन की देखो हमने निकाली। वैसे अगर क्लोरीन की मोस्ट कॉमन की बात करें तो -1 होती है। अब अगर ऑक्सीडेशन में देखो जैसा कि OF2 Na2O2 और KO2, यहाँ कहेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें। और चूँकि हम मालूम करने को आ ही रही है, इसलिए ऑफकोर्स हम इसकी -2 नहीं लेंगे, बल्कि बाकी की मदद से निकालेंगे। अब देखो कुछ ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होती, उनमें से फ्लोरीन की हमेशा -1 होगी, बाकी हेलोजन्स की चेंज हो जाती है, लेकिन फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी -1 होगी। तो अगर 2 हैं तो ये -1 के बजाय -2 हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन की होनी चाहिए +2। जी हाँ, ये एक ऐसा केस है जिसमें ऑक्सीजन प्लस में भी आ जाता है। अब Na2O की बात करें तो मेटल्स में जो ग्रुप 1A वाले इनकी फिक्स होती है हमेशा, ग्रुप 1A वालों की भी हमेशा +1 होती है, जिस तरह फ्लोरीन की -1 होती है। तो एक सोडियम +1, 2 है तो +2। तो बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन की मिला के कितनी होगी, -2। अब देखो अगर 2 ऑक्सीजन की मिला के -2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऑक्सीजन की हम बात करें, दो ऑक्सीजन की -2 है तो एक ऑक्सीजन की हो जाएगी -1, और जब ऑक्सीजन की -1 हो तो उसको कहते हैं परऑक्साइड, ये कहलाती है परऑक्साइड। अब यहाँ देखो पोटेशियम +1 और 2 ऑक्सीजन मिलाकर के -1 है, 2 ऑक्सीजन मिला के -1 है तो एक हो जाएगी -1/2, और जब ऑक्सीजन की -1/2 हो तो ये कहलाती है सुपर ऑक्साइड। ये भी एमसीक्यू था कि ऑक्सीजन -1 है तो परऑक्साइड, और ऑक्सीजन -1/2 है तो सुपर ऑक्साइड। देखो जैसे कि SO3-2। सो डियर, अब ये न्यूट्रल एटम नहीं है तो मैं इक्वल टू के इस तरफ 0 नहीं बल्कि -2 लिखूँगा।
अब मैं सल्फ़र लिखूँगा और ऑक्सीजन की -2 होती है तो -2। चूँकि 3 ऑक्सीजन है इसलिए इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। 2 3 ज़ा 6 होता है और ये -6 से उधर जाके +6, -2 +6 बोले तो 4। फाइनल आंसर सल्फ़र का मेरा आ जाएगा 4, इसका ऑक्सीडेशन। बच्चों अब देखो Na2CrO4 में Cr की पूछ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यार मैं तो इसका खेल मैथमेटिक्स की तरह खेलता हूँ। सोडियम को मैं +1 मान लूँगा, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, फिर Cr आ गया, फिर ऑक्सीजन की -2 है, 4 से मल्टीप्लाई करके = 0। ये +2 है प्लस Cr, 2 4 ज़ा 8 -8 = 0। Cr +2 -8 -6 = 0 और ये -6 उधर जाके +6, तो Cr की वैल्यू क्या आ जाएगी? +6 आ जाएगी और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर ऑक्सीडेशन में देखो जैसा कि OF2, Na2, O2 और K2, यहाँ क्या है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करेंगे। अब चूँकि हम मालूम करने को आ ही रही है इसलिए ऑफकोर्स हम इसकी -2 नहीं लेंगे बल्कि बाकी की मदद से निकालेंगे। अब देखो कुछ ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होती, उनमें से फ्लोरीन की हमेशा -1 होगी, बाकी हैलोजेंस की चेंज हो जाती है लेकिन फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी -1 होगी। तो अगर 2 हैं तो ये -1 के बजाय -2 हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन की होनी चाहिए +2। जी हाँ, ये एक ऐसा केस है जिसमें ऑक्सीजन प्लस में भी आ जाता है। अब Na2O की बात करें तो मेटल्स में जो ग्रुप 1A वाले इनकी फिक्स होती है हमेशा, ग्रुप 1A वालों की भी हमेशा +1 होती है, जिस तरह फ्लोरीन की -1 होती है। तो एक सोडियम +1, 2 है तो +2। तो बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन की मिला के कितनी होगी? -2। अब देखो अगर 2 ऑक्सीजन की मिला के -2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऑक्सीजन की हम बात करें दो ऑक्सीजन की -2 है तो एक ऑक्सीजन की हो जाएगी -1 और जब ऑक्सीजन की -1 हो तो उसको कहते हैं परऑक्साइड, ये कहलाती है परऑक्साइड। अब यहाँ देखो पोटेशियम +1 और 2 ऑक्सीजन मिलाकर के -1 है, 2 ऑक्सीजन मिला के -1 है तो एक हो जाएगी -1/2 और जब ऑक्सीजन की -1/2 हो तो ये कहलाती है सुपर ऑक्साइड। ये भी MCQ साथ है कि ऑक्सीजन -1 है तो परऑक्साइड और ऑक्सीजन -1/2 है तो सुपर ऑक्साइड। HOCl कहलाता है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। HClO2 कहलाता है क्लोरस एसिड, HClO3 कहलाता है क्लोरिक एसिड और HClO4 कहलाता है परक्लोरिक एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली हम कहते हैं कि जो वेरिएबल होता है। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इनमें हर एक में चेंज है। वैसे तो एक HCl के केस में देखो तो -1 भी होता है, लेकिन ये -1 के अलावा भी Cl मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। अब जैसे कि यहाँ देखो HOCl में हाइड्रोजन का 1, O का -2, +1 और -2। अच्छा नहीं, बैलेंस करने के लिए Cl क्या होगा? +1 होगा। ओवरऑल याद रखो जो कंपाउंड होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? न्यूट्रल यानी कि 0। तो Cl का आपका +1 हो जाएगा। यहाँ देखो H+1, एक O का -2 होता है, 2 हैं तो -4। तो बैलेंस करने के लिए Cl का होना चाहिए +3, यानी हाइपोक्लोरस एसिड में ये आ चुका है एग्जाम में सवाल कि जी क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर Cl का? +1 और खाली क्लोरस एसिड में कितना होता है? +3। आइए देखते हैं क्लोरिक एसिड में कितना होता है। क्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला HClO3 है, फार्मूले भी आते हैं। तो जी ये +1, यहाँ -2 है, 3 है तो -6, इसका मतलब है Cl का यहाँ हो जाएगा +5। पर क्लोरिक एसिड में क्या होगा? +1 -2, 4 है तो -8, तो Cl +7, क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे +7। तो मेरे बच्चों ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल ली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इसमें से हर तरीके से आ चुके हैं। HClO4 का फार्मूला भी पूछ चुके हैं भाई, परक्लोरिक एसिड ठीक है का फार्मूला होगा क्या? HClO4 या परक्लोरिक एसिड में Cl की ऑक्सीडेशन,
तो जी ऑक्सीडेशन पर क्लोरिक एसिड में Cl की निकली +7, क्लोरिक में +5, क्लोरस में +3, हाइपोक्लोरस में +1। तो देखो हर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, चेंज होती रहती है, लेकिन कोई एलिमेंट जब सिंगल हो, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जैसे कि सोडियम है, अकेला है 0, एस8 हालांकि 8 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। ये बच्चों अब देखो Na2CrO4 में Cr की पूछ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यार मैं तो इसका खेल मैथमेटिक्स की तरह खेलता हूँ। सोडियम को मैं +1 मान लूँगा, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, फिर Cr आ गया, फिर ऑक्सीजन की -2 है, 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0, ये +2 है प्लस Cr 2 4 8 -8 इक्वल टू 0, Cr +2 -8 -6 इक्वल टू 0, और ये -6 उधर जाके +6, तो Cr की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगी, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके जी, एग्जाम में सवाल आया था सल्फ्यूरिक एसिड की मोलरिटी दी थी 5 और कहा था नॉर्मेलिटी निकाल। इसी तरह एक बार सवाल आया था अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी 2 दी थी, नॉर्मेलिटी निकाल। मेरा एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है N = M × A। अब A से मुराद मेरी, अगर एसिड है तो हाइड्रोजन, बेस है तो OH। जैसे कि यहाँ पे बात एसिड की हो रही है, तो एसिड के अंदर में हाइड्रोजन मेरी A की वैल्यू हो जाएगी, कितने हाइड्रोजन है जी, 2, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी 5 2 यानी कि 10। और जब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ AlOH3 की, मोलरिटी तो 2 है, A की वैल्यू 3 हो जाएगी मेरी, नॉर्मेलिटी चाहिए 3 2 3 2 कितना होता है, 6, तो नॉर्मेलिटी मेरी आ जाएगी 6। यानी वेरी सिंपल, मोलरिटी दी हुई हो, नॉर्मेलिटी चाहिए, मोलरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे A से। A से मुराद इन द केस ऑफ एसिड हाइड्रोजन और इन द केस ऑफ बेस OH। ठीक है जी, H3PO4 की नॉर्मेलिटी दी हुई थी 10 और कहा था मोलरिटी निकालना। तो मोलरिटी आखिर होती क्या है, मोलरिटी होती है नॉर्मेलिटी को हम क्या करते हैं, A से डिवाइड कर देते हैं। अब A से मुराद ऑब्वियस सी बात है इन द केस ऑफ एसिड हाइड्रोजन होती है, तो जी 30 है, 3 हाइड्रोजन है, 3 से डिवाइड किया, 10 मोलर सोल्यूशन। ऐसे एक और न्यूमेरिकल था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी 8 दी थी, मोलरिटी पूछी। सो डियर ये तो 8 हो गया हमारा। A क्या होगा, बेस के केस में OH की तादाद जो को 2 है, 8/2 4 मोलर सोल्यूशन। ओके बच्चों, अब देखो एक सवाल बड़ा अहम आता है कि कौन कौन से सब्सटेंस हैं जिनकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल होती है। तो HClO, HNO3 हो, NaOH हो, KOH, इनकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी हमेशा क्या होती है, इक्वल। आखिर क्यों? इसका रीज़न ये है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है। अब मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्यों इक्वल होता है, देखो एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकलता है एसिड के मॉलिक्यूलर वेट को हाइड्रोजन की तादाद से डिवाइड करते हैं, क्योंकि HCl और HNO3 में एक हाइड्रोजन है, 1 से डिवाइड होगा, तो जो मॉलिक्यूलर वेट है वही ग्राम इक्विवेलेंट वेट रहेगा। जैसा बेस का मॉलिक्यूलर वेट निकलता है, बेस के मॉलिक्यूलर वेट को OH से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर कितना है भाई, OH, एक OH है, मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम इक्विवेलेंट भी उतना ही। सो मेरे भाई हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम इक्विवेलेंट इन सब का इक्वल है, और मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट जब इक्वल होगा तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मेलिटी। आखिर ये नॉर्मेलिटी होती क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन DM3। लेकिन मेरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है वॉल्यूम CM3 में दी गई, तो फार्मूले में थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। नॉर्मेलिटी का फार्मूला हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन CM3। ये फार्मूला कब यूज़ होगा भाई, जब बात हो रही होगी वॉल्यूम CM3 में दी जाए। और नॉर्मेलिटी का एक और फार्मूला भी होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट।
ये तीनों फार्मूले किसके, नॉर्मलिटी के। अब जैसे कि एक सवाल आया था, बात हो रही थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, लेकिन इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी 40 होता है। क्योंकि बेस का ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, OH की तादाद से डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अब NaOH का तो एक ही OH है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 40 है, 40 डिवाइड बाय 1 40 ही होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इसका 40 हो गया 1000 फार्मूले का। और वॉल्यूम दिया हुआ था 500 cm3। क्या दिया था, 500 cm3, और नॉर्मेलिटी पूछी थी। सो भाई अब ये तो बड़ा सिंपल हो गया, 500 को हम 1000 से काट देंगे, 2 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मेलिटी आ जाएगी 80। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, यूनिट नहीं एन लिख करके, 80 नॉर्मल सोल्यूशन। सोल्यूशन के चैप्टर से आई हुई पास पेपर की इंपॉर्टेंट MCQs। अ मिक्सचर दैट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है सोल्यूशन। दोबारा देख लें, मिक्सचर दैट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड सोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, मरकरी और मेटल का सोल्यूशन क्या कहलाता है। मरकरी का किसी भी मेटल के साथ सोल्यूशन क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अमलगम। देखो, इतनी कोई मुश्किल MCQs नहीं है जो पेपर में आई हुई है, ठीक है, बेसिक ही है। सॉलिड सोल्यूशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड। सॉलिड सोल्यूशन मेटल का क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, अलाउस कहलाता है ना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पेपर का तकरीबन 11-12 दफ़ा है, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH टू न्यूट्रलाइज 2 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। H2SO4 0.5 मोलर है, वॉल्यूम 2 ml है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है। यहाँ देखो NaOH 0.1 मोलर, वॉल्यूम हमें पता ही नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स 2। कैसे, मैंने नंबर ऑफ मोल 2 कैसे कह दिया, बोलो दिया मैंने। अरे यार कॉमन देखो ना, H2SO4 जब NaOH के साथ रिएक्ट होगा तो H2SO4 के 1 मोल के लिए NaOH के कितने मोल्स चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे। इसका मतलब अब सवाल ये पैदा होता है, M1 किसको नाम दो, तो भाई ये हमारी मर्जी होती है ना। अगर बेस में M1 दे रहे हो तो बेस वाली चीज़ को V1 दे दो, N1 भी इसको दे दो, और एसिड वाली सारी चीज़ों को M2 V2 N2 दे दो। फार्मूला अगर खाली नंबर ऑफ मोल्स ना हो तो होता है M1 V1 इक्वल टू M2 V2, लेकिन जहाँ नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हो, पता है थोड़ी सी चेंज होती है। M1 V1 के साथ N2 आता है और M2 V2 के साथ N1 आता है, ये पता होना चाहिए। तो भाई अब बहुत आसान हो गई बात, यहाँ 0.1 V1 ही तो चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बेस। N2 जनाब 1, M2 कितना है 0.5, V2 2, N1 V2। तो बहुत सारे तरीके हैं, या तो एक दोनों तरफ का डेसिमल उड़ा दो, ये देखो ना, इस 0.1 को यहाँ का डेसिमल भी गायब कर दो, यहाँ का आप कर सकते हैं, तो ये 5 रह जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। यहाँ से डेसिमल उड़ाया तो 1 बचा, 20/120 ml इज़ माई करेक्ट आंसर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बस ध्यान रखो M1 V1 के साथ हमेशा M2 आता है और M2 V2 के साथ N1 आता है। देखें, मोलरिटी का असल फार्मूला क्या है ये बताना चाहिए। तो भाई मोलरिटी के 2 फार्मूले होते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। एक फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन DMT, और एक फार्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन CMQ मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे। मोलरिटी को कैपिटल M से जाहिर करते हैं। अब जैसे कि एक बार एक सवाल आया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए हुए थे 5 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया था 10 DMQ। DMQ पर लीटर एक ही बात है, 5 को 10 से डिवाइड करते हैं 0.5 मोलर, मोलरिटी आ गई 0.5, और 0.5 के लिए हम लफ्ज़ सेमी मोलर भी यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब मैंने ऊपर वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया था, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए हुए थे और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया था DMQ पर लीटर एक ही बात है, बता रहा हूँ मैं। लेकिन अगर सवाल कुछ और होता, जैसे कि हमें सवाल में दे देते
2 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, और दिया हुआ होता वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 cm3, ठीक है, वॉल्यूम cm3 में दिया है और वो भी 500। अब मैं नीचे वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, 2 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट को मल्टीप्लाई कर दूँगा 1000 से, और मॉलिक्यूलर वेट NaOH का मुझे पता अच्छी तरह क्या होता है, 40 होता है। अब जनाब कुछ कैंसिल होगा, जी हाँ, ये 2 0, ये कैंसिल, ये 0, ये कैंसिल, 2 4 से कटा, नीचे भी 2 आ गया, ऊपर खाली 1 है, नीचे 5 2 10, 1/10 जो कि 0.1 होता है, 0.1 मोलर। और 0.1 के लिए हम लफ्ज़ क्या यूज़ करते हैं, डेसी, तो डेसी मोलर सोल्यूशन। पेपर की बड़ी MCQs देखो, ये फार्मूला होता है, मोलरिटी होती है वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml या cm3। अब एक सवाल दिया था जिसमें H2SO4 की मोलरिटी 0.2 दी थी, ज़ाहिर है मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, वॉल्यूम मिलीलीटर में 500 दी थी, और गिवन वेट पूछा था कि कितना है। तो देखो एक बात सुनो, 2 0 तो ये बड़े आराम से कटे, ये कटा, यहाँ आ गया 2, ठीक है। अब ये 98 उधर जाके मल्टीप्लाई, ये 2 उधर जाके डिवाइड, 0.2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0.1 इंटू 98। अब देखो ऑप्शन में हमें देखना पड़ता है कि इसका आंसर 9.8 ग्राम भी हो सकता है और 0.1 मोल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर 9.8 ग्राम दिया है तो वो भी सही है, और 0.1 मल्टीप्लाई बाय 98 का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 0.1 से, यानी 0.1 मोल, ठीक है, या डेसी मोलर, ठीक है, ये सारे नेम इसके सही। देखो अब एक चीज़ कहलाती है मोलेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में है, इन किलो, स्मॉल m से जाहिर करते हैं, और फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000, इसके भी दो फार्मूले, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू मॉलिक्यूलर वेट, यानी वॉल्यूम की जगह मास आ गया, सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आ गया। देखो बहुत आसान है यार याद रखना, 2 से बड़ा नंबर 0.3, ठीक है, 2 दफ़ा 0.3 का हाफ 0.15 प्लस कर दो, 0.45 0.6, 2 दफ़ा 0.1 प्लस कर दो, ठीक है। अब 0.1 का हाफ क्या होता है, 0.05, 2 दफ़ा वो प्लस, 2 दफ़ा नहीं बल्कि एंड तक प्लस हो रहा है, 0.8 0.85 0.9 0.95, ये लॉग की वैल्यू याद रखने को कह रहा हूँ। वैसे देखो ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, यानी 0.001, ठीक है, बहुत कम ऐसा होगा 0.002 0.004, तो उसके लिए हमने फिर बात बना ली, जैसा कि देखो अब ये log 8 कितना है, 0.9, फ़र्ज़ करो दिया हो 0.0001, तो बहुत आसान है, pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। लेकिन कल कला को कर दें 0.0008, तो 5 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 0.9 माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे भाई ये 5.1 आंसर आ जाएगा। और ये देखो अप्रॉक्सीमेशन बिल्कुल चलती है, आप 0.45 ही जहन में रखो, जैसे कि कल कला को 3 दिया हुआ है यार, ये भी देख लो 0.003, अगर ये 0.001 होता सीधा साधा 4 हो जाता, 4 में से माइनस मुझे क्या करना है, 0.45 माइनस करता हूँ तो भाई ये आ जाएगा 4.55। आप बोलोगे सर यहाँ तो 0.47 था, अरे तो यार अप्रॉक्सीमेशन से रिजल्ट हम फ़ौरन पता लगा लेते हैं, इतना याद रखना आसान है कि यानी पहले log 2 की वैल्यू 0.3, ये 2 दफ़ा 0.3 का हाफ 0.15 प्लस करना है, बायो वाले खास तौर पे देखो 0.3 में 0.15 0.45 0.6, फिर 2 दफ़ा 0.1 एडअप करना है 0.7 0.8, और बाद में से 0.05 एडअप करते रहो। इस तरह log 2 से लेके log 10 तक की ना वैल्यू फ़ौरन तुम्हें याद हो जाएगी सॉलिड, और ये सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। मैंने आपको pH के न्यूमेरिकल के लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी, और ज़रा इतनी ही बताई थी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम डेप्थ में जाते हैं कि अगर H पॉजिटिव 10 की पावर -3 है तो pH 3 हो जाएगी, H पॉजिटिव अगर 10 की पावर -5 है तो pH 5 हो जाएगी। देखो H पॉजिटिव को हम 0.001 भी लिखते हैं तो बड़ा आसान था आंसर, लेकिन अगर पंगा आ जाए, अब वो पंगा आखिर होगा क्या कि आपको H पॉजिटिव 0.002 दे दें, क्या कि अब pH निकालो, तो अगर यहाँ 0.001 था मैं 3 लिख देता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि देखो log 1 के लिए तो 0 होती है, log 3.3 होती है, log 3.47 होती है, log 4 होती है 0.6, log 5.7, log 6.78। ये एक्यूरेट है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन में कैसे लगाऊंगा, ट्रिक बता रहा हूँ। log 7.85, log 8.9, log 9.95, log 10.1। अब मेरे बच्चों एक थोड़ी सा दिमाग लगाओ, के 0.002 है, ठीक है। तो इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम, log 2 की वैल्यू, क्यों यहाँ 2 है। अगर यहाँ एंड में 3 होता है, जैसे कि 0.00 ले लो, तो मैं क्या माइनस कर देता log 4 की वैल्यू। अब ज़रा log 2 की वैल्यू देखो कितनी है, 0.3। तो 0.3 माइनस कर दो, आंसर 2.7, pH की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जैसे कि 0.004 था, डेसिमल के बाद 3 नंबर, 3 तो आ गया, ठीक है जी। अब log 4 की वैल्यू होती है 0.6 होती है, या माइनस कर दो 2.4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो बड़ी सिंपल है। अब ये log की वैल्यूज़ को याद कैसे रखें, अब देखो बड़े डिफरेंट तरीके होते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं इसकी भी मेरी। एक ट्रिक तो बड़ी सिंपल है कि एक तो देखो इसमें वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट कर देता हूँ, ये जैसे कि 0.45 ऑलमोस्ट, ठीक है जी। 0.78 को 0.8, सिर्फ 2 जगह मैंने अप्रॉक्सीमेशन लाई और कहीं ज़रूरत नहीं है, बाकी बिल्कुल एक्यूरेट हम अपनी ट्रिक से कर लेते हैं। log 1 0 है तो सबको पता है भाई, 2 है तो समझो 2 से बड़ा नंबर होता है 0.3। अब log 3 और 4 की वैल्यू याद रखना बड़ा आसान है। देखो 0.3 का हाफ क्या होता है, बहुत आसान है, 0.15 है। ये अगर आप 0.3 में एडअप कर दो 0.45 हो जाएगा, और 0.45 में 0.15 एडअप कर दो तो 0.6 हो जाएगा। हो जाएगा क्या नहीं, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। सो इस तरह हम बड़े आसानी से कर लेते हैं, यानी कि log 2.3 है, बस ये जहन में बैठा लिया भाई, 2 से बड़ा नंबर 3। अब 0.3 का 0.15 एडअप हुआ, log 3 की वैल्यू log 4 की। अब log 5 और log 6 में जाना है तो क्या करेंगे, देखो बात सुनो, 0.6 से 0.7 कितने का इजाफा है, 0.1 का। और 0.7 से 0.8 कितने का इजाफा है, 0.1 का, है क्या नहीं, ज़बरदस्त। और अब यहाँ देखो 7 की और 8 की बात कर रहे हैं, तो log 7.85, 2 दफ़ा मैंने 0.15 ऐड किया, 2 दफ़ा 0.1, अब 2 दफ़ा मैं ऐड करूँगा 0.05। ये मैं दोबारा पूरा समझाता हूँ तुम लोगों को। जो हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन तो पता चलेगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि pH कब चेंज हो रही है कब नहीं। जैसे कि अगर ये रिएक्शंस हो हमारे पास, तो भाई इनमें पहले वाला जो रिएक्शन है इसमें तो हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रही क्योंकि pH चेंज नहीं हो रही। तो pH कब चेंज नहीं होगी, देखो NaCl और वाटर मिलाने से बना HCl और NaOH। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। याद रखो जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो pH चेंज नहीं होगी, pH चेंज नहीं होगी तो हाइड्रोलाइसिस भी नहीं होगी। नीचे देखो NH4Cl में जब वाटर मिलाया तो NH4OH बना जो कि एक वीक बेस है, और HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बने तो हमेशा pH चेंज होगी, और जब pH चेंज होगी तो हाइड्रोलाइसिस भी होगी। जैसे कि नीचे वाले रिएक्शन में Na2CO3 में वाटर से NaOH स्ट्रॉन्ग बेस बन रही है और साथ में एक वीक एसिड बन रहा है। हाँ, pH डिक्रीज तब होती है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो, और pH इंक्रीज तब होती है जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। यार बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस। मैं अक्सर पूछता हूँ कि यार हाइड्रोलाइसिस होती है, तो कुछ लोग तो जवाब ही नहीं देते ज़्यादातर मिलते, और कुछ जवाब देते हैं कि वाटर और सॉल्ट के साथ का मिलना जिससे एसिड और बेस बने हाइड्रोलाइसिस होती है। मैं मानता हूँ कि हाइड्रोलाइसिस के अंदर वाटर और सॉल्ट मिलते भी हैं और एसिड और बेस बनते हैं, लेकिन खाली इतने होने से हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। अब जैसे कि मशहूर ज़माना रिएक्शन NaCl प्लस HOH, सॉल्ट में वाटर यानी मम्मा पानी मिलाया तो एसिड और बेस बना, लेकिन ये जो पहला रिएक्शन है ये हाइड्रोलाइसिस नहीं। लेकिन ये जो दूसरा रिएक्शन है NH4Cl प्लस HOH NH4OH प्लस HCl, ये हाइड्रोलाइसिस है। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी तो वाटर और सॉल्ट मिलके एसिड और बेस बने। जी, हाइड्रोलाइसिस की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि वाटर और सॉल्ट से एसिड और बेस का इस तरह बनना कि pH तब्दील हो, pH क्या हो, चेंज हो, तब हाइड्रोलाइसिस करते हैं।
और अगर पीएच चेंज नहीं होगी तो हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगी। ये वजह है कि NaCl और वाटर से जब HCl और NaOH बनता है हाइड्रोलाइसिस नहीं कहलाती, क्योंकि यहाँ पीएच चेंज नहीं होती। अब ये जो रिएक्शन है NH4Cl प्लस वाटर से NH4OH और HCl बनना, यहाँ चूँकि पीएच डिक्रीज होती है, अब चाहे डिक्रीज हो इंक्रीज हो चेंज होनी चाहिए, चेंज होगी तो ये हाइड्रोलाइसिस कहलाएगी, जैसा कि ये हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है, पीएच का डिक्रीज। और यहाँ देखो Na2CO3 प्लस वाटर से NaOH और H2CO3 बन रहा, पीएच चूँकि इंक्रीज हो रही है, तो ये भी क्या कहलाएगी, हाइड्रोलाइसिस कहलाएगी। यानी हाइड्रोलाइसिस तब होगी जब ना सिर्फ सॉल्ट और वाटर से एसिड और बेस बने, पीएच भी चेंज हो। इंडिकेट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रेशन। Smaller the size and greater the charge, greater would be the charge density। बिल्कुल जी। देखो हाइड्रेशन के प्रोसेस में होता क्या है, सॉल्ट के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड अप हो जाते हैं, तो जितना ज़्यादा साइज स्मॉल होगा और ग्रेटर होगा क्या चार्ज, उतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। जैसे कि एल्युमिनियम में +3 होता है, तो 24 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, एलम में, कॉपर सल्फेट में 5 है। आगे देखें, हाँ यही बात आ गई, एल्युमिनियम +3 हैज़ ग्रेटर चार्ज देन Br नेगेटिव बिकॉज Al+3 इज स्मॉलर विद ग्रेटर चार्ज देन Br नेगेटिव। देखो Br का एक तो साइज ज़्यादा होता है, तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। एल्युमिनियम का साइज भी छोटा, चार्ज भी ज़्यादा, और याद रखो प्लस चार्ज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू माइनस के। तो यही वजह है कि जनाब बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगली बात क्या है, small positive ions with multiple charges such as copper +2, Al+3, Cr+3 possess greater attraction for water molecules as compared to large negative ion with a single charge such as Br negative or I negative। So dear Br negative और I negative की निस्बत इसका चार्ज भी ज़्यादा होता है। फिर एक और बड़ी अहम बात है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिव। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके साथ एसोसिएट होती है, पॉजिटिव आयन के साथ होती है। तो जितने ज़्यादा पॉजिटिव आयन, देखो अगर हाँ इससे मुराद समझ लो Br नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता, दोनों का चार्ज 1 है, ठीक है, लेकिन इसका चार्ज ज़्यादा अट्रैक्टिव होता, एक तो साइज छोटा होना, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज की। तो सारी स्टेटमेंट ही करेक्ट है, इसका आंसर था ऑल ऑफ द। ये क्वेश्चन क्यूरी में दिया है बच्चों ने, NED में आ चुका है। 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज treated with 0.5 मोलर H2SO4 एट द एंड पॉइंट द रीडिंग विल बी। देखो एक बात सुनो, एक तरफ है NaOH, एक तरफ है H2SO4। अब देखो NaOH के 2 मोल चाहिए होते हैं H2SO4 के 1 मोल के लिए। अब अगर H2SO4 के मोल को मैं N2 मानता हूँ और NaOH के मोल को N1 मानता हूँ, तो M1 पे किसकी मोलरिटी को मानूंगा, NaOH की जो कि 0.1 है। V1 में किसके वॉल्यूम को मानूंगा, NaOH की जो कि 20 ml है, ठीक है जी। और 0.5 मोलरिटी M2 हो जाएगी मेरी, और मुझे चाहिए V2। अच्छा ये सवाल पहले भी ऐसे मैंने कई दफ़ा करवाए, बस वैल्यूज़ ही चेंज होती हैं। M1V1/N2 इक्वल टू M2V2/N1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और M1V1 भाई ये 0.1, ये 20, ठीक है जी। और N2 जो है वो 1 है, M2 0.5 है, V2 चाहिए, N1 2 है। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा, 20 को 0.1 से कर लो 2 आ जाएगा, V2 2 आ रहा है।